हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एनटीएससी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइंस का। और साइंस का कौन सा पोर्शन आज हम लोग करने वाले हैं? एयर एंड वाटर पॉल्यूशन पोर्शन आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग कितने क्वेश्चंस करेंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसके अंदर हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट लगा देन उसकी भी क्लास जो है वो ले ली जाएगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने हैं जो भी आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर अप हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, जिसमें लिखा है डैश आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स होते हैं उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स होते क्या है? ये हमारे हवा को प्यूरिफाई करने के लिए होते हैं। तो हवा के अंदर जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको ये क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सी चीज़ यूज़ होती है। कैटलिस्ट यूज़ होगा, एब्जॉर्बर्स यूज़ होंगे, इलेक्ट्रोड्स यूज़ होगा या केमिकल्स यूज़ होंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स जो होते हैं उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। अगर हमारे पास कोई भी कूड़ा है, सीवेज है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहली प्रोसेस क्या करते हैं? क्या हम प्रिसिपिटेशन करेंगे, क्या हम क्लोरीनेशन करेंगे, या फिर कि हम लोग सेडिमेंटेशन करेंगे, या फिर कि एरेशन करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कौन सी प्रोसेस करते हैं? एरेशन की प्रोसेस करते हैं। एरेशन की प्रोसेस क्यों करी जाती है? ताकि इसके अंदर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है उनको सेपरेट कर लिया जाए। तो यहाँ पे एरेशन की प्रोसेस सबसे पहले करी जाती है। जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले सेपरेट कर लिया जाता है। थर्ड है आपका, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है जो वो 5 जून को आपका मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वी एंड आवर सराउंडिंग टुगेदर आर कॉल्ड। हम और हमारी सराउंडिंग्स जो होती हैं उसको मिला के क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन दिया है, एनवायरनमेंट कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं तो एटमॉस्फेयर से अगर हम लोग बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जो हवा की चादर हमारे चारों तरफ फैली है उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर में हमारा जितना भी टेरेस्ट्रियल पार्ट है, ज़मीनी भाग है, वो लिथोस्फेयर के अंदर आ जाता है। तीसरा आता है आपका हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर के अंदर जितना भी हमारा जल वाला भाग है यानी कि वाटर वाला पार्ट है, चाहे ओशियन हो, चाहे सी हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे लेक हो, सारा हाइड्रोस्फेयर में आ जाता है। तो बचता क्या है? एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। मीन्स हम और हमारी जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया फ्रॉम द पॉल्यूटेड एयर। यानी कि अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं यूज़ करी जाएगी, ना ही ग्रेविटेशनल मेथड यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल मेथड का कोई फंडा नहीं होता यहाँ पे, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वेट स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही टिपिकल से क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 है आप लोगों का, BOD इज इन पॉल्यूटेड वाटर एंड डैश इन पोर्टेबल वाटर। देखो BOD का मतलब क्या होता है? BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब अगर पानी के अंदर पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, अगर इसके अंदर पानी के अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, यानी कि BOD की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे बोला गया है BOD इज डैश इन पॉल्यूटेड वाटर। तो BOD जो होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो वाटर के अंदर क्या होता है? पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ज़्यादा होता है, तो मोर आ जाएगा। एंड डैश इन पोर्टेबल वाटर, और अगर पोर्टेबल का मतलब होता है अगर पीने योग्य पानी है तो उसके अंदर लेस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर लगाओगे तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है। टुडेज द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रॉब्लम इज।
आजकल दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का पॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और फोर्थ ऑप्शन है आपका नेचुरल कैलेमिटी। ठीक है, प्राकृतिक आपदा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, यानी कि नेचुरल कैलेमिटी ऑप्शन नहीं है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी इतना नहीं है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, ना ही पॉल्यूशन बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन जो यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो सबसे बड़ी परेशानी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर एक चीज़ की डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि पॉल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर की डिमांड बढ़ती जाएगी, यानी कि एनर्जी हमें बनानी होगी तो न्यूक्लियर डिमांड बढ़ेगी, और साथ में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो जो नेचुरल कैलेमिटी है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि CO2 ज़्यादा रिलीज करेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलेंगे तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होगी। तो इन सभी का मिला जुला के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम नॉट एसोसिएटेड विथ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है जो उससे जुड़ी नहीं है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज रिसोर्सेज कंजम्पशन, जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ये भी बहुत सही बात है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड है फूड एंड एनर्जी स्टोरेज, फूड और एनर्जी का स्टोरेज भी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो इन सब चीज़ों का स्टोरेज भी जो है वो बढ़ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दी, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, जो कि रिलेट नहीं करता। 9th क्वेश्चन है आप लोगों का दिस मे बी यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, इसमें से कौन सी जो गैस है वो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, या जो भी आइटम दिया गया है उनमें से कौन सी चीज़ जो है रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कार्बन, तीसरा है एसिड, चौथा है ओजोन। ओजोन नहीं होती, एसिड भी नहीं होता, ना ही कार्बन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीन्स CFC का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस्ड पर 1000 इंडिविजुअल इज कॉल्ड, यानी कि पर 1000 इंडिविजुअल में कितने बेबी पैदा होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटिलिटी बोलते हैं, मोर्टेलिटी बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं, या फिर के एमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दी इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में क्या अंतर होता। ठीक, अगर आप लोग बच्चों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हर एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग सिलेबस की वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, चैनल पे आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सिलेबस भी आपका मैंने डाला है कि क्या क्या पोर्शन आना है, किस किस सब्जेक्ट से आना है। ठीक है, वो सारा पोर्शन मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो बस साथ में कंटिन्यू आप लोग बने रहना। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स थी हमारी, ठीक है, 4 टर्म्स थी, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है नेटिलिटी, नेटिलिटी को बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी में क्या होता है कि पर 1000 कितने लोग मरे उसको हम लोग मृत्यु दर को क्या बोलते हैं? मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। उससे नेक्स्ट है इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन का मतलब होता है कि कितने लोग जो हैं वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं, यानी कि देश छोड़कर जा रहे हैं। और फोर्थ है हमारा एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब होता है कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। इमिग्रेशन में हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जाते, लेकिन एमिग्रेशन में क्या होता है, देश को छोड़कर जाते हैं और वो वहाँ जाकर बस जाते हैं हमेशा के लिए, तो उसको हम लोग एमिग्रेशन बोलते हैं। इमिग्रेशन में जो है वो खाली जाते हैं लेकिन कुछ समय के लिए जाते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे अब नेटिलिटी की बात आ गई, तो जो ऑप्शन है वो आपका नेटिलिटी करेक्ट आंसर है, क्योंकि नेटिलिटी हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ बेबीज जो है उन्होंने जन्म लिया पर 1000 इंडिविजुअल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन नहीं है? रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, बिल्कुल, अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना कम कर देंगे तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को बचा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्लांटिंग मोर ट्रीज, ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम लोग वनों की कटाई करेंगे यानी कि डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इस केस में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देंगे, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो आपका गलत आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सा जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका ऑक्सीजन ऑप्शन में है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और मीथेन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो है रेफ्रिजरेटर्स में से निकलते हैं, जो कि ओजोन डिप्लीशन का एक कारण है, और ओजोन डिप्लीशन होगा तब भी जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मीथेन, तो मीथेन भी एक गर्म गैस होती है। तो बचता कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है। तो मैं आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ होता क्या है। देखिए पहाड़ियों पर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे प्रॉपरली धूप नहीं आती है, ठीक है, साल में बहुत ही कम धूप आती है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, शीशे के घर बना देते हैं, ग्लास हाउस बना देते हैं। अब शीशे की एक प्रॉपर्टी होती है, जब इसके अंदर क्या आती है, लॉन्ग वेव्स आती हैं सन से, वो शॉर्ट वेव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जो ये शॉर्ट वेव्स होती हैं वो ग्लास के अंदर ट्रैप हो जाती है, क्योंकि ये दोबारा उसको पेनिट्रेट करके यानी कि क्रॉस करके नहीं जा पाती, जिसके कारण क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पेनिट्रेबिलिटी ऑफ लो वेवलेंथ रेडिएशन थ्रू O2 लेयर, यानी कि क्या होगा कि O2 की लेयर से ये जो पेनिट्रेबिलिटी होती है लो वेवलेंथ वालों की, वो क्रॉस नहीं कर पाते। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें आपको बोलता है द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन अराउंड द वर्ल्ड इज, एसिड रेन का प्राइमरी कॉज क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी कॉज यहाँ पे जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी कि जो एसिड रेन होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, अगर हम अराउंड द वर्ल्ड बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इसी में, क्वेश्चन नंबर 15, द एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ, एटमॉस्फेयर में किसका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो है वो एसिड रेन होती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन लगाओगे SO यानी कि सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है आप लोगों का, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहता है द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज, एसिड रेन के लिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है ना। तो यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 नहीं होगी, SO2 भी नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एसिड रेन के लिए कौन सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन सा पॉल्यूटेंट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। और ये क्या कर देता है, कार्बोनिक एसिड के रूप में, यहाँ पे देखिए H2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइंड होगा HCO3 बना के, यानी कि कार्बोनिक एसिड बना के नीचे बरसने लग जाता है, जो कि एसिड रेन की फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर हमारी कहाँ पर मौजूद होती है। तो सबसे पहले अगर मैं लेयर्स की बात करूँ तो सबसे पहले आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आती है मीजोस्फेयर, उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर को ही हम लोग आइनोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो हमारी ओजोन होती है, ओजोन लेयर वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो इसका आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, सी ऑप्शन टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर आर एब्जॉर्ब्ड बाय, जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब करी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओजोन के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब करी जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो ओजोन का होल है वो बढ़ता चला जाएगा। अब जब ओजोन का होल बढ़ता चला जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो सन से आने वाली यूवी रेज हैं वो हमारी अर्थ पे आएंगी और हमें क्या करेंगी, स्किन कैंसर कॉज करेंगी और अर्थ का टेम्परेचर भी वो बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। तो इसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, ओजोन काम करता है। जनरली जो ये यूवी रेज होती हैं वो स्किन कैंसर का कॉज बनती हैं, ठीक है। तो 18 का आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बी ऑप्शन लगाएंगे। 19 क्वेश्चन नंबर है ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर विल कॉज, अगर ओजोन डिप्लीशन होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या फॉरेस्ट फायर होगी, जंगलों में आग लगेगी,
या फिर कि इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही कि जब यूवी रेज ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी हमारे अर्थ में तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग का, जिसमें बोला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन रिलीज बाय ऑटोमोबाइल इंटरेक्ट टू फॉर्म। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और हाइड्रोकार्बन होता है गाड़ियों के द्वारा निकाला गया, अगर वो आपस में इंटरेक्ट हो जाता है तो क्या बनाएगा, दोनों इंटरेक्ट हो रहा है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन मान लो हमने मीथेन बना ली, ठीक है। तो अगर ये आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, क्या सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे वो बनाएगा पैन। अब पैन का फुल फॉर्म क्या होती है, पैन की फुल फॉर्म होती है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बनाती है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, द फर्स्ट CFC वॉज सिंथेसाइज इन, पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कब सिंथेसाइज किया गया था। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो मैं आप लोगों को बता दूं पहली बार सिंथेसाइज किया गया था 1928 में, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप लोगों का 1928 नहीं है जैसा कि, लेकिन 1920 जो है वो आसपास है, तो आप लोग बी ऑप्शन पे जो है वो टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों का, अ नेचुरल फेनोमेना दैट बिकम्स हार्मफुल ड्यू टू पॉल्यूशन इज, पॉल्यूशन के कारण होने वाला एक नेचुरल फेनोमेना जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग होगी पॉल्यूशन की वजह से, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन की वजह से होती नहीं है। दूसरा इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, बिल्कुल नहीं। डेजर्टिफिकेशन होगा, डेजर्टिफिकेशन तो पेड़ों के काटने की वजह से होता है। तो यहाँ पे बचता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो पॉल्यूशन के कारण होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल, ओजोन होल के लिए कौन सा पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो नो डाउट बिना देखे आप लोग CFC के ऊपर टिक लगा दोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। जो हम लोग ये एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं ना, वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ओजोन के डिप्लीशन में। क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों का, एनिमल डंग इज अ, जो एनिमल डंग है वो किस तरीके का वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हजार्डस है, टॉक्सिक है। तो हजार्डस और टॉक्सिक तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं बात करूं एनिमल डंग की, तो जो काव डंग होता है उसका इस्तेमाल आज भी गाँवों में घरों को लीपने के लिए किया जाता है। आप लोग को, अगर आप लोग गाँव घूमे होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो हजार्डस तो नहीं हो सकता, ना ही टॉक्सिक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी नहीं कि अगर हम लोग उसे जलाए तो कभी खत्म ना हो, बड़ी आसानी से जल भी जाता है और खत्म भी हो जाता है। यहाँ तक कि अगर खेतों में फेंक दिया जाए तो खाद भी बन जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल है, आप लोग ए ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। आयरन नेल की बात करता है, प्लास्टिक मग की बात करता है, लेदर बेल्ट की बात करता है और सिल्वर फॉइल की बात करता है। तो आयरन नेल जो है, लोहे की कील जो है, उसको हमने क्या किया, वो गल तो जाएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगी, इसलिए आयरन को हम लोग बायोडिग्रेडेबल में नहीं मान सकते। प्लास्टिक मग है, ये तो कई ज़्यादा साल ले लेता है अपने आप को पूरी तरीके से डिकम्पोज करने में। सिल्वर फॉइल भी अपने आप को डिकम्पोज करने में टाइम ले लेगी, लेकिन यहाँ पे जो लेदर बेल्ट है, एक तो लेदर बेल्ट है तो जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी जानवर के चमड़े से बना होगा, और जब चमड़े से ओरिजिनल बना है तो ये इजीली बायोडिग्रेड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लेदर बेल्ट के ऊपर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या कहता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन इमनेटिंग फ्रॉम द सन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द अर्थ बाय द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द, कौन से मतलब लेयर में हमारी ओजोन होती है जिससे वो हमें बचाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रेटोस्फीयर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन सा जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका एनिमल बोन है, दूसरा नाइलॉन, तीसरा टी लीफ, चौथा वूल। देखिए एनिमल बोन जानवर की हड्डी है तो जाहिर सी बात है कि बायोडिग्रेडेबल होगी। टी लीफ प्लांट्स है, ये भी ऑर्गेनिज्म है तो ये भी बायोडिग्रेडेबल होगा। और वूल भी हमें कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है, शीप से, तो ये भी क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचता है, नाइलॉन। नाइलॉन एक सिंथेटिक हमारा टाइप है फाइबर का, तो यहाँ पे नाइलॉन क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम लोग बात करें, बोलता है विच
वन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच में पॉल्यूट द अर्थ टू डेंजरस लेवल ऑफ टॉक्सिक नॉट हैंडल प्रॉपरली। अगर इनमें से कौन सा है जिसको अगर हम लोगों ने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो वो अर्थ पे जो है वो डेंजरस लेवल को बढ़ा देगा। तो बात करता है, पहला ऑप्शन है DDT। तो DDT की फुल फॉर्म मैं बता दूं आप लोगों को, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, जो कि एक हम लोग पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल करते थे पहले। अभी अमेरिका ने इसे बैन कर दिया है। ठीक है, अमेरिका ने तो इसे बैन कर दिया, लेकिन इंडिया में अभी भी ये यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे। बाकी इसकी जगह पे बहुत सारे ऑल्टरनेट आ गए हैं, तो दैट्स वाई इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और DDT की एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? और जो एक्वेटिक लाइफ्स होती है उनके लिए भी हानिकारक होता है। अब देखिए होता है क्या है कि DDT जो है ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता, तो जब इसे खेतों में डाला जाता है तो और उसके बाद जब सिंचाई करी जाती है तो पानी के साथ ये घुलता हुआ कहाँ चला जाता है? ज़मीन के अंदर चला जाता है। और ज़मीन के अंदर पानी के रास्ते होता हुआ ये नदियों के अंदर चला जाता है। और जब ये नदियों के अंदर जाता है तो जो एक्वेटिक लाइफ्स होती हैं, यानी कि मछलियाँ होती है, उसे खाती हैं तो उनको नुकसान पहुँचता है। और अगर मछलियों को हम खाते हैं तो हमें भी नुकसान ये करता है। तो DDT जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसीलिए इसे बैन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कि इंडिया में भी बैन है, लेकिन कहीं कहीं पे इस्तेमाल कर लिया जाता होगा इसको। ठीक है ना, बाकी इसकी जगह बहुत सारे ऑल्टरनेट आ चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर मैं बात करूँ तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसके अंदर सबसे खतरनाक कंपोनेंट जो होता है वो क्लोरीन वाला ही कंपोनेंट होता है। और ये हमारा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के अंदर यूज़ होता है। तो ये ज़्यादा डेंजरस भी है, तो डेंजरस लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर देगा, ऐसा नहीं है ये। पेन की अगर हम लोग बात करें, पेन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो पेन भी इतना डेंजरस नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका C वाला, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो अगर हमारे ओपनली में आ गए, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, और अगर ये खुले में आ गए तो रेडिएशन इसके अंदर से निकलेगी जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया इन अ लेक पॉल्यूटेड विद पेस्टिसाइड। अगर कोई भी लेक है उसके अंदर पेस्टिसाइड मौजूद है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड। तो इसके अंदर किसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड होगा? ठीक है, स्मॉल फिश है, यहाँ पे आपके पास है माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, बिग फिश है, या वाटर बर्ड्स है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वाटर बर्ड्स। तो वाटर बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड यहाँ पे मौजूद होगा। 30 क्वेश्चन नंबर है, नेम द सब्सटेंस हुज एक्यूमुलेशन इन पेलिकन्स ऑफ लेक मिशिगन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिंज शेल्स ऑफ देयर एग्स। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा आप लोगों का? यहाँ पे ऑप्शन होगा DDT। इसी के साथ हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, मैं इस चीज़ का वेट करूंगा। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए आप लोग। बाकी अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी तो आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगी। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।